आज का हमारा टॉपिक होगा गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग। अब गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग में कई सारे टॉपिक्स हैं। इसमें से पहला जो टॉपिक हमारा है वो अनंत लंबाई के रेखीय आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो रेखीय आवेश के कारण, जैसे मैंने यहाँ हेडिंग लिख रखा है, टॉपिक हमारा है अनंत लंबाई के रेखीय आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जब आप किसी रेखीय चालक को आवेशित करते हैं, जैसे तार हो गया, छड़ हो गया, अगर आप इसको आवेशित करते हैं तो आवेश उसके संपूर्ण लंबाई में समान रूप से क्या हो जाएगा, वितरित हो जाता है। ठीक है, तो यह मान लीजिए कि यह एक तार है, एक छड़ है और इसको प्लस क्यू आवेश दिया जाता है, तो आवेश इसके संपूर्ण लंबाई में समान रूप से फैल जाता है। यहाँ हमने लिख रखा है कि माना प्लस क्यू आवेश यह लंबाई के चालक तार में समान रूप से वितरित है। यह हमारा चालक तार है, इसको प्लस क्यू आवेश दिया गया है तो संपूर्ण लंबाई में समान रूप से फैल गया है। आवेशित तार का रेखीय आवेश घनत्व जो है वो लैम्डा है और आप लैम्डा इक्वल टू यानी कि तार के प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की जो मात्रा है उसको हम आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं। तो इस तार के प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित जो आवेश की मात्रा है या रेखीय घनत्व जो होगा, आवेश का रेखीय घनत्व जो होगा, लैम्डा इक्वल टू क्यू बाई एल एंड क्यू इज आल्सो इक्वल टू लैम्डा एल, समीकरण 1 हमको मानेंगे। अब देखिए कि जैसे ये चालक तार है और इस चालक तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम इस चालक तार के लंबाई के लंबवत, जैसे ये चालक तार है तो इस चालक तार के लंबाई के लंबवत का मतलब कि ये लंबाई अगर है तो इसके लंबवत चारों तरफ, यहाँ पर या यहाँ पर या यहाँ अगर कह दिया जाए इस दिशा में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी वो एक समान होगी। और किस दिशा में होगी, तो चालक तार के लंबाई की लंबवत बाहर की ओर। ठीक है, तो इससे समान दूरी पर चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, एक समान हो जाने के कारण यहाँ पर एक बेलनाकार पृष्ठ बन जाता है। यानी इस चालक तार के चारों तरफ एक बेलनाकार पृष्ठ बन जाएगा जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान होगी। ठीक है, अब इससे यानी कि चालक तार से r दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर E है, यानी कि इस गॉसियस पृष्ठ जिसे हम कहते हैं या बेलनाकार पृष्ठ पर स्थित किसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E जो होगा इस पृष्ठ के तल की क्या होगा, लंबवत होगा। तो यहाँ पर उत्पन्न यानी कि प्लस क्यू आवेश या चालक तार के कारण उत्पन्न r दूरी पर बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसके पृष्ठ के लंबवत हमेशा कार्य करेगा। ठीक है, तो इस स्थान पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम ज्ञात करने के लिए यह मानते हैं कि बिंदु P जो है, इस बिंदु P के चारों ओर अल्पांश का जो क्षेत्रफल है यह d है। एक छोटा सा बात, यानी कि इस गॉसियस पृष्ठ पर या इस बेलनाकार जो पृष्ठ है उस बेलन के पृष्ठ पर उपस्थित कोई बिंदु है, क्या है, P है, और इस P के चारों उत्पन्न इस बिंदु P के चारों अल्पांश का जो क्षेत्रफल है यह dA वैद्युत क्षेत्र के दिशा में कार्य करता है। ठीक है, दोनों यानी कि अनुदिश है। इस अल्पांश का क्षेत्रफल dA और वैद्युत क्षेत्र दोनों एक ही दिशा में है। तो इस अल्पांश के क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा, अल्पांश के क्षेत्रफल dA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स d फाई हो तो d फाई लिख सकते हैं E इंटू d। ठीक, अब इस अल्पांश के कारण उत्पन्न वैद्युत फ्लक्स तो हमको ज्ञात हो गया, ये हो जाएगा d फाई इंटू d। अब संपूर्ण इस बेलनाकार पृष्ठ के कारण जो बेलन बनेगा, जैसे जो इसके बीच में जैसे सिलेंडर अगर है और इस सिलेंडर के बीच में ऐसा अगर कर दिया जाए तो यह चालक तार है, यह चालक तार है। तो इसके चारों तरफ जो सिलेंडर बन रहा है या जो बेलनाकार जो पृष्ठ बन रहा है, ये जो बेलनाकार पृष्ठ बन रहा है, ठीक है, इस पृष्ठ से होकर गुजरने वाला संपूर्ण फ्लक्स जब हम ज्ञात करेंगे तो क्या करते हैं कि संपूर्ण बेलन के पृष्ठ से होकर गुजरने वाला जो फ्लक्स है ये फाई इक्वल टू सबको क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ ई डी इज आल्सो इक्वल टू ई इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी। अब देखिए ये डी क्या है, तो डी इस बेलनाकार पृष्ठ का, यह जो बेलन बन रहा है इस बेलन पृष्ठ का वक्र पृष्ठ है। संपूर्ण पृष्ठ एक तरह से कह सकते हैं कि बेलन का
संपूर्ण पृष्ठ है, बाहरी जो पृष्ठ है उसका क्षेत्रफल है। तो यहां लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ डी ए, सिंस बेलन का वक्र पृष्ठ इंटीग्रेशन ऑफ डी इज आल्सो इक्वल टू ए अगर मान लिया जाए तो ये हो जाएगा 2 पाई आर एल। ठीक है, अब इसमें हम क्या लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ डी ए फाई इक्वल टू ई ए इज आल्सो इक्वल टू ए के स्थान पर क्या लिख सकते हैं ई इंटू 2 पाई आर एल हो जाएगा। इस तरह से इस संपूर्ण बेलनाकार पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स हम ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, इसके आगे चलते हैं। तो सबसे पहले अब जैसे मान लीजिए कि ये फाई इक्वल टू हो गया, यह फाई क्या है तो संपूर्ण बेलनाकार पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स है। और गास का जो प्रमेय है वो क्या कहता है, गास के प्रमेय के अनुसार, है ना, गास के नियम के अनुसार हम आगे ले चलते हैं इसको। अकॉर्डिंग टू गास लॉ आप जानते हैं इसका कोई नामकरण अगर रखा है तो ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, ये समीकरण आपका 2 हो जाएगा। ठीक, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ यहां लिख सकते हैं टू गॉस लॉ, गॉस के नियम से किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई जो है ये कितना होता है Q बाई एप्सिलॉन 0। ये एक समीकरण मान लीजिए, ये समीकरण थी। ठीक, तो इस बेलनाकार पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई इक्वल टू E इंटू 2 पाई आर एल है। ठीक है, ये समीकरण 2 है। और किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स गॉस के नियम के अनुसार फाई इक्वल टू E Q बाई एप्सिलॉन 0 है, ये समीकरण है। दोनों को इक्वेट कर दीजिए, यहां लिख सकते हैं इक्वेटिंग इक्वेशन 2 एंड 3। ठीक है, दोनों को जब आप इक्वेट कर देंगे तो इसको आप लिख सकते हैं कितना है E इंटू 2 पाई आर एल इज ऑल्सो इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन 0। क्या ज्ञात करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो E इक्वल टू आप लिख सकते हैं 1 बाई 2 पाई एप्सिलॉन 0 आर एल Q। ठीक है, Q का मान रख दीजिए। ठीक है, समीकरण 1 से आप Q का मान इसमें जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा E इक्वल टू Q इक्वल टू लैम्डा एल बाई 2 पाई एप्सिलॉन 0 आर एल। ठीक है, यहां लिख सकते हैं सिंस Q इक्वल टू लैम्डा एल या लैम्डा इक्वल टू Q बाई एल से, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ E इक्वल टू होगा 1 बाई 2 पाई एप्सिलॉन 0 लैम्डा बाई आर। तो यह फार्मूला हमको मिल जाता है किसी रेखीय तार अथवा रेखीय आवेश के कारण आर दूरी पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी ये E इक्वल टू 1 बाई 2 पाई एप्सिलॉन 0 लैम्डा बाई आर हो जाएगा। ठीक है, इसमें सेकेंड टॉपिक जो है वो हमारा होगा अनंत विस्तार के आवेशित चालक प्लेट के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जैसे आप किसी चालक प्लेट को जिसमें विड्थ बहुत कम हो, न्यूनतम विड्थ की अगर प्लेट है तो एक चालक प्लेट में 2 पृष्ठ होते हैं और जब उस चालक प्लेट को आप आवेशित करते हैं तो आवेश उसके दोनों पृष्ठों पर, जैसे ये अगर कह दिया जाए कि यह हमारा चालक प्लेट है तो आवेश का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा इसके दोनों पृष्ठों पर समान रूप से वितरित हो जाएगा, यानी कि इधर भी आवेश उपस्थित होगा और इधर भी आवेश उपस्थित होगा, दोनों पृष्ठों पर आवेश उपस्थित होगा। तो जैसे अगर कह दिया जाए कि यह कोई चालक प्लेट है, ये अगर कहते हैं कि यह कोई चालक प्लेट है और इस चालक प्लेट को आप क्या करते हैं कि आवेशित करते हैं। ठीक है, तो जब आप इसको आवेशित करते हैं
तो आवेश इसके दोनों पृष्ठों पर, पहला पृष्ठ अगर इसको मान लें कि यह पहला पृष्ठ है, ठीक है, और यह इसका दूसरा पृष्ठ है, दोनों पृष्ठों पर पहला पृष्ठ हो जाएगा और ये दूसरा पृष्ठ हो जाएगा। ये चालक है तो इसका एक पहला पृष्ठ, ये दूसरा पृष्ठ है। जब आप इसको आवेशित करेंगे तो आवेश का डिस्ट्रीब्यूशन इसके दोनों पृष्ठों पर, यहाँ पर भी प्लस क्यू आवेश मान लीजिए इसको दिया, तो प्लस क्यू आवेश इसके बाहरी पृष्ठ पर समान रूप से क्या होगा, फैल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आवेश का वितरण जो होगा बाहरी पृष्ठ पर हो जाएगा, ठीक है। अब इस चालक पृष्ठ, जैसे हमने लिखा भी है कि किसी चालक प्लेट के क्षेत्रफल A पर Q आवेश प्लेट के बाहरी पृष्ठ पर समान रूप से वितरित है, आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा हो तो Q = सिग्मा A, ठीक है। यानी इसके एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की जो मात्रा होगी उसको आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। तो पृष्ठ घनत्व अगर सिग्मा है तो उपस्थित आवेश की जो मात्रा है Q = सिग्मा है, ठीक है। अब जब आप इसको आवेशित करते हैं उस चालक प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब आप ज्ञात करते हैं तो चालक प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये प्लेट है तो कहाँ होगा, बाहर की ओर होगा। यानी इस प्लेट का जो तल है इस तल के लंबवत होगा। यह प्लेट का जो पृष्ठ है और ये प्लेट का जो पृष्ठ है इस पृष्ठ के तल के लंबवत यानी बाहर की ओर होगा, इस दिशा में होगा। तो यहाँ से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इधर होगी और इसके कारण यानी इस प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इस दिशा में होगी। इन दोनों प्लेट पृष्ठों के बीच में किसी स्थान पर यहाँ पर अगर कह दें तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा, शून्य होगा, क्योंकि इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा होगी बाहर की ओर होगी और यहाँ से भी ये बाहर की ओर होगा। यानी इसके कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर E1 हो तो इसकी दिशा भी इस दिशा में होगी और इस प्लेट के कारण इस दिशा में हो तो ये भी E2 अगर है तो ये दोनों जो है आपस में बराबर होने के कारण एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देते हैं, जिससे इस पृष्ठ के बीच में यानी कि जो प्लेट है, प्लेट के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, शून्य होती है, ठीक है। अब चलते हैं प्लेट के पृष्ठ के बाहर। तो मान लीजिए यहाँ से इस स्थान से r दूरी पर यानी कि पृष्ठ, ये पृष्ठ के तल के लंबवत r दूरी पर किसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है, जो यहाँ पर पृष्ठ के तल के क्या होगा, लंबवत होगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, E है। तो यहाँ पर समान दूरी पर, इस पृष्ठ से समान दूरी पर यानी यहाँ से यहाँ पर ऐसे एक पृष्ठ का तल आपको मिल जाएगा। यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, एक तरह से हम कह सकते हैं यहाँ पर जो पृष्ठ होगा इसके प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान होगी। यानी इससे समान दूरी पर ऐसा एक पृष्ठ मिल जाएगा जहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान होगी, ठीक है। तो इस बिंदु P के चारों ओर अल्पांश का जो क्षेत्रफल है इसको अगर कहते हैं ये अल्पांश का क्षेत्रफल है, ठीक है। ये अल्पांश का क्षेत्रफल dA, यह dA वैद्युत क्षेत्र के दिशा में कार्य करता है, ठीक है। इस अल्पांश का जो क्षेत्रफल है यह dA वैद्युत क्षेत्र के दिशा में कार्य करता है। तो जब वैद्युत क्षेत्र के दिशा में कार्य करेगा तो इस अल्पांश के क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं एक छोटे से भाग यानी कि इसके तल में उपस्थित एक छोटे से भाग से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स अगर d फाई हो, जैसे हमने लिखा है कि आवेशित चालक प्लेट के पृष्ठ के तल के लंबवत, ये पृष्ठ है, ठीक, यह पृष्ठ हो जाएगा आपका और यह पृष्ठ का तल के लंबवत r दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है, ठीक है। बिंदु P के चारों ओर अल्पांश का क्षेत्रफल dA यानी यहाँ पर ये अल्पांश का जो क्षेत्रफल है ये अगर कह दिया जाए dA हो तो उससे होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स d फाई E इंटू dA, ठीक। अब यहाँ से संपूर्ण गासियस पृष्ठ का मतलब कि इससे समान दूरी पर स्थित जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान होती है उसको हम गासियस पृष्ठ कहते हैं। यानी जिस स्थान पर इस चालक प्लेट से एक निश्चित दूरी पर उपस्थित एक पृष्ठ जो पैरेलल इसके पृष्ठ बनेगा वहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता
एक समान होगी, जिसको हम क्या कहते हैं, गासियस पृष्ठ कहते हैं। तो इस संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स जो होगा, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करने हैं, इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई इज आल्सो इक्वल टू ए इंटीग्रेशन ऑफ डी ए। ठीक है, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ डी ए, इस पृष्ठ का, यहाँ जो पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ जो बनता है उसका क्षेत्रफल हो जाएगा ए। ठीक है, तो फाई इज इक्वल टू लिख सकते हैं ई इंटू ए। एक समीकरण आपको मिल जाता है, समीकरण नंबर 2। यानी सबसे पहला काम जो हम करते हैं वह क्या मानेंगे कि एक निश्चित दूरी पर बिंदु मानते हैं जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, और उस बिंदु के चारों ओर अल्पांश के क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले इस अल्पांश के क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करते हैं ये। ठीक, उसके बाद संपूर्ण पृष्ठ यानी इससे समान दूरी पर जो गासियस पृष्ठ बनता है, उस संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करते हैं। तो वैद्युत फ्लक्स फाई इज इक्वल टू समथिंग हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू ई ए, यानी उस पृष्ठ का क्षेत्रफल अगर ए है तो फाई इज इक्वल टू ए इंटू ए हो जाएगा। ठीक, ये हम करेंगे। ठीक, आगे जब बढ़ते हैं इसको कैलकुलेट करने के लिए, तो आगे हम गॉस प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, यहां से आगे जब हम बढ़ेंगे तो गॉस प्रमेय का इसमें उपयोग करेंगे। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, यहां हम लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, गॉस के नियम से फ्लक्स जो होता है फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन 0, समीकरण नंबर हो जाएगा 3 आपका। ठीक है, ये क्या है, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स है। गॉस के नियम के अनुसार फ्लक्स का मान ये होना चाहिए। तो समीकरण 2 और 3 को क्या करते हैं, इक्वेट कर देते हैं। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। इक्वेटिंग इक्वेशन 2 and 3 वी हैव, क्या मिलेगा आपको, तो ई ए इज ऑल्सो इक्वल टू, ये इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन 0। तो यहाँ से लिख सकते हैं ई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन 0 ए। ठीक है, अब यहाँ पर क्यू का मान रखते हैं। तो समीकरण 1 में हमने क्यू का मान ज्ञात किया है, तो यहाँ हो जाएगा E इक्वल टू क्यू इक्वल टू सिग्मा ए बाई एप्सिलॉन 0 ए। सिंस सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई ए, और लिख सकते हैं क्यू इक्वल टू सिग्मा ए। ठीक है, तो ये मान जब आप क्यू का रखेंगे तो सिग्मा ये हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो चालक प्लेट के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0 ये हमको प्राप्त हो जाएगा। यानी कि इसके बाहर यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी इस समथिंग के मान के बराबर होगी। ठीक है, उसी तरह से इसके अनुसार यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगा वो भी इसके मान के अनुसार होगा। लेकिन एक प्लेट के कारण इसके अंदर, यानी प्लेट के अंदर वैद्युत क्षेत्र की परिणामी जो तीव्रता होती है, क्योंकि इसके कारण उत्पन्न तीव्रता E1 बाहर की तरफ है और इसके कारण उत्पन्न तीव्रता ये भी बाहर की तरफ है, तो दोनों तीव्रताएं एक दूसरे के बराबर होने के कारण एक दूसरे के प्रभाव को क्या करेंगे, निरस्त कर देंगी। तो इसके स्थान पे हम लिख सकते हैं कि इसके अंदर, यानी चालक प्लेट के अंदर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, 0 होती है। ठीक है।